हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग फिजिक्स के एक दमदार क्लास अटेंड करेंगे जहां पे विकल्पों का भी पूर्ण विश्लेषण होगा। इस क्लास में मजा आने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। लगभग 40 क्वेश्चंस हमने लिए हैं और उसको अगर हम विकल्प के तौर पे यानी जो हमारे ऑप्शंस हैं उनको अगर एनालिसिस करेंगे तो ये मान लीजिए आप 70 प्लस क्वेश्चंस पहुंच जाते हैं। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है एनटीपीसी सीबीटी 2 और ग्रुप डी के पर्पज से। तो चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर स्पेशली सीबीटी 2 से रिलेटेड और ग्रुप डी से रिलेटेड बढ़िया दमदार क्लासेस मिलेगी आपको। सो विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन। लेकिन सबसे पहले आपको क्या करना है, यूट्यूब पे अगर आप देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। वहां पे आपको फ्री पीडीएफ, क्लास नोटिफिकेशन और इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलती रहेगी। यहाँ पर ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर भी जाके आप विजिट कीजिए, आपको कंटेंट, आपको डिटेल्स, जॉब से रिलेटेड डिटेल्स भी मिलेंगी। चैनल पे पहली बार आए तो वीडियो को लाइक भी कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ईमानदारी से अगर आपको ये सेशन अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बढ़ते अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर। कह रहे प्रकाश के लिए निम्नलिखित में से कौन से कथन गलत है। पहला, वह ध्वनि के घर से अधिक चलता है। बिल्कुल चलता है, इसलिए हमें बादल में जब गरजते हैं तो चमक पहले दिखाई देती है और आवाज जो है वो बाद में आती है। यह निर्वात से गुजर सकता है। बिल्कुल सही है। और फिर कह रहे हैं कि वह निर्वात में से गुजर नहीं सकता है, तो बस यही गलत है। ठीक है, एक तरफ कह रहे हैं गुजर सकता है, एक तरफ कह रहे हैं गुजर नहीं सकता है, तो यही क्या है, गलत है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कह रहे हैं कि जब प्रकाश की कोई किरण प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम की तरफ जाती है, तो समझिएगा ध्यान से। तो देखिए, जब भी प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो क्या होता है, जरा इसको समझिएगा। मान लीजिए कि ये माध्यम का एक सतह है और इधर की माध्यम सघन है। ठीक है, इधर की माध्यम सघन यानी डेंस है और इधर का माध्यम विरल यानी रेयरर है। अब उस केस में होगा क्या कि जैसे मान लो प्रकाश की किरण ऐसे आ रही है, तो होगा क्या कि ये अपने पथ से विचलित हो जाएगी, यानी सीधे इसको जाना चाहिए, सीधे नहीं जाएगी। होगा क्या, ये नॉर्मल से दूर की तरफ हट जाएगी, नॉर्मल से दूर चली जाएगी। क्यों? क्योंकि ये सघन से विरल में आ रहा है। अगर ये विरल से सघन में आता, मतलब ये केस कब पॉसिबल होगा, जब डेंसर टू रेयरर बनेगा और इधर की तरफ आ जाएगा। कब? जब ये रेयरर टू डेंसर जाएगा। आ रही बात समझ में? तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। और अगर दोनों के मीडियम एक जैसे हैं तो बिना किसी डिफ्लेक्शन के सीधे निकल जाएगा। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कह रहे हैं मछुआरे को तालाब के किनारे मछली को भाले से मारने की कोशिश करने में उसे क्या करना चाहिए। आप समझिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क कीजिए। इस तरीके क्वेश्चन है, लेकिन इस टॉपिक से, ये जो टॉपिक है यानी जो इसका मेन पर्पज है वो आप पहले समझिए अच्छे से। देखिए, मान लीजिए कि ये पानी की सतह है और यहाँ पे कोई मछली है। ठीक है, यहाँ पे कोई मछली है। होगा क्या, समझिएगा। जब ये इससे लाइट यहाँ पहुंचेगी तो हमें पता है कि पानी एक डेंसर मीडियम है, सघन माध्यम है वायु की अपेक्षा। तो ये क्या होगा, नॉर्मल से दूर जाएगा। नॉर्मल से दूर जाने का मतलब ये जो मछली है इस मछुआरे को यहाँ पर दिखेगी। मतलब ये एपियरेंट पोजीशन है और ये रियल पोजीशन है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब अगर सोचो मछुआरा यहाँ पे तीर मारे तो यहाँ पे तीर मारने से कुछ नहीं होगा, गलत हो जाएगा। रियलिटी में मछली कहाँ पर है, रियलिटी में मछली तो यहाँ पर है। तो इसका मतलब उसको जहां पे दिख रहा है उससे नीचे कोशिश करनी चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, मछली के नीचे लगाना चाहिए। अच्छा, ये किस वजह से होता है, तो ये ध्यान देना, ये अपवर्तन के कारण होता है। किसके कारण होता है? अपवर्तन के कारण स्थिति में परिवर्तन आता है, स्थिति में परिवर्तन। ठीक है, परिवर्तन आता है। क्लियर हो गई बात? ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यदि प्रक्षेप का वेग 2 गुना कर दिया जाए तो उसका अधिकतम परास कितने गुना हो जाएगा। अब प्रक्षेप क्या है समझिए। मान लीजिए कि ये जब सरफेस है, कोई जमीन है और इससे हम थीटा एंगल से इसको फेंक रहे हैं।
तो ये जो मोशन है इसको बोला जाता है प्रोजेक्टाइल मोशन। तो जो आर मैक्सिमम का फार्मूला होता है, आर क्या होता है, आर होता है यहां से लेके यहां तक की दूरी। तो जो आर मैक्सिमम का फार्मूला होता है वो होता है यू स्क्वायर अपॉन जी। इसका मतलब ये हुआ कि आर मैक्सिमम जो है ये प्रोपोर्शनल टू किसके होता है, यू स्क्वायर के। अब इसका मतलब अगर तुमने यू किया है 2 टाइम्स, तो इसका मतलब आर मैक्सिमम कितना हो जाएगा, तो आर मैक्सिमम हो जाएगा 4 टाइम्स। आर मैक्सिमम कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स। तो आंसर नंबर बी ये इसका सही जवाब होगा। ठीक है, 4 गुना हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कह रहे नीचे दिए गए वेग समय ग्राफ में कौन सा भाग शून्य त्वरण और मंदन प्रदर्शित करता है। देखिए, शून्य त्वरण का मतलब क्या हुआ, शून्य त्वरण यानी जीरो एक्सीलरेशन, मतलब वेग में वेग में कोई परिवर्तन ना हो, कोई परिवर्तन ना हो। ठीक है। और मंदन का मतलब क्या होता है, मंदन का मतलब होता है वेग कम हो। क्या हो, वेग कम होता रहे। अब वेग कम होता जाए मतलब समझिएगा, यहाँ पे बी से सी वाला पार्ट जो बता रहा है, ये बता रहा है कि ये वेग कम हो रहा है, यानी ये पार्ट हो जाएगा मंदन का। लेकिन जो बी से सी वाला है, ये तो सी से डी है, बी से सी वाला जो है ये बता रहा है कि इस वेग जो है वो ना तो बढ़ रहा है ना ही घट रहा है। इसका मतलब ये शून्य त्वरण का है। किसका है, शून्य त्वरण। तो ऑप्शन नंबर ई इसका सही जवाब हो जाएगा। सेशन अच्छा लग रहा हो तो दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। एनटीपीसी सीबीटी 2 में अगर हमें सेक्शन लेना है तो आपको यहाँ पे चैनल सब्सक्राइब करना है। जो भी करंट अफेयर्स आपको मॉर्निंग में बताए जाते हैं, स्टैटिक जीके जो मेरे थ्रू बताए जाते हैं। कल मैं बहुत इंपॉर्टेंट सेशन लेके आने वाला है, समझिएगा ध्यान से। कल मैं जो 2021 के जो भी ऑथर्स हैं उनको 2 पार्ट में लेके आऊंगा। जो बुक्स हैं और उनके ऑथर्स हैं, एक या दो को एक क्वेश्चन हर हाल में लगभग पूछा जाता है, हर एक शिफ्ट में लगभग पूछा जाता है कि इस बुक के ऑथर कौन है। तो 2021 के जितने भी इंपॉर्टेंट बुक्स होंगे वो और उनके ऑथर्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो कल वाली क्लास ठीक इसी टाइम 7 बजे मत भूलिएगा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। डायोड वह युक्ति है जो धारा, तो डायोड क्या है तो समझिएगा। डायोड एक ऐसी युक्ति है, इसको पहली बात तो सर्किट में इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या है, डायोड है। जैसे सर्किट में ये प्रदर्शित किसको किया जाता है, ये रेजिस्टेंस को प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है। उसके बाद ये किसको प्रदर्शित किया जाता है, तो ये सेल को प्रदर्शित किया जाता है। ठीक वैसे यहाँ पे ये किसको प्रदर्शित किया जाता है, डायोड को प्रदर्शित किया जाता है। इसमें इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि ये केवल एक दिशा में धारा को प्रवाहित होने देता है। ठीक है, वो भी कब, अग्र अभिनत में। किसमें, अग्र अभिनत में। ठीक है, अग्र अभिनत में ये फ्लो कराता है, यानी फॉरवर्ड बायस, फॉरवर्ड बायस में ये फ्लो कराता है। क्लियर हो गई बात। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सामान्य आंख के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, तो जो न्यूनतम दूरी होती है, बात ध्यान से समझिए, जो न्यूनतम दूरी होती है वो होती है 25 सेंटीमीटर। और जो अधिकतम दूरी होती है, बताइए अगर आपकी आंखें स्वस्थ हैं और आप अधिकतम दूरी तक देखना चाहते हैं तो वो है इनफाइनाइट। अधिकतम दूरी के लिए जो सामान्य आंखें के लिए जो अधिकतम दूरी होती है वो अनंत। और न्यूनतम दूरी कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इनमें से कौन सा दर्पण के लिए सही है, तो समझिए, जो दर्पण के लिए सूत्र होता है, ठीक है, दर्पण सूत्र जो होता है वो होता है 1/f=1/v - 1/u ठीक। और जो लेंस सूत्र होता है, लेंस फार्मूला, ठीक है, लेंस जो सूत्र होता है वो होता है 1/f=1/v - 1/u। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और ये किसके लिए हो जाएगा, ये हो जाएगा लेंस के लिए। जहां पे एफ क्या होता है, तो एफ होता है फोकस दूरी, एफ होता है फोकस दूरी। वी क्या है, प्रतिबिंब दूरी, है ना, प्रतिबिंब की दूरी। प्रतिबिंब मतलब इमेज, प्रतिबिंब मतलब इमेज की दूरी। और उसके बाद यू का मतलब वस्तु की दूरी। ठीक है, वस्तु की दूरी। और इसको क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट। ठीक, ऑब्जेक्ट की दूरी।
इतनी बात समझ में आ गई। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वायु के सापेक्ष किसी द्रव का क्रांति कोण 45 अंश है, ठीक है, तो कह रहे हैं उसका पूर्णांक कितना होगा। तो इसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहले आप ये समझ लो कि रिलेशन जो होगा, रिलेशन बिटवीन कौन सा क्रिटिकल एंगल, ठीक है, क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो ये जो होगा ये होगा म्यू इक्वल टू 1/sin c, ये आप ध्यान रखिएगा, म्यू इक्वल टू 1/sin c। तो यहां से कितना आ जाएगा 1/sin c का मतलब कितना 45 डिग्री, तो आ जाएगा 1/1/√2, इसका मतलब म्यू इक्वल्स कितना आ जाएगा √2। तो ये हो जाएगा इसका सही जवाब। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सेशन अच्छा लग रहा हो तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो बिना सब्सक्राइब किए हुए मत जाइएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% घटा दी जाए तो जी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, समझिएगा ध्यान से। कह रहे हैं कि अगर पृथ्वी की त्रिज्या 1% घटा दी जाए तो जी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हमें मालूम होना चाहिए कि जी में जो रिलेशन होता है वो ये होता है स्मॉल जी इक्वल टू कैपिटल जी, जहां पे कैपिटल जी की वैल्यू क्या होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये होता है। आर ई की वैल्यू क्या होती है, यानी रेडियस ऑफ अर्थ, जो कि होता है 6400 किलोमीटर अप्रोक्सीमेट, ठीक है, अप्रोक्सीमेट ये वैल्यू होती है। तो हमें मालूम है कि जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर ई स्क्वायर। इसका मतलब अगर आर ई घटेगा तो जी बढ़ेगा, और अगर आर ई बढ़ेगा तो फिर जी घटेगा। ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बढ़ेगा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कह रहे हैं प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 3000 एंगस्ट्रॉम हो तो उसकी आवृत्ति क्या होगी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए जो आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी, सो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के बीच में ये रिलेशन होता है वी सी इक्वल्स न्यू लेमडा। तो बताइए न्यू इक्वल्स क्या आ जाएगा सी अपॉन लेमडा। सी कितना है 3 इंटू 10⁸ और लेमडा कितना है तो 3000 एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 मीटर। कुछ चीजें और भी आप जान लो कि एक एंगस्ट्रॉम में 10⁻⁻10 मीटर होते हैं, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज आपको ध्यान में रखनी है कि एक नैनोमीटर में 10⁻⁹ मीटर होते हैं। थर्ड थिंग आपको याद रखना है कि एक माइक्रोमीटर में 10⁻⁻6 मीटर होते हैं। फोर्थ चीज आपको याद रखनी है एक पिकोमीटर में, 1 पिकोमीटर में 10⁻⁻12 मीटर होते हैं। और फिफ्थ चीज आपको याद रखनी है कि 1 फर्मी मीटर में 10⁻⁻15 मीटर होते हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना, कभी कभार पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पे देखिए इससे ये कैंसिल आउट 1000 टाइम्स, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 1 × 10⁻15 हर्ट्ज। क्योंकि ये 7 बचेगा तो आ जाएगा हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हर्ट्ज क्या है, तो हर्ट्ज इज द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी मतलब आवृत्ति का ये मात्रक है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किस यंत्र में जो है यांत्रिक ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होती है। तो देखिए ये क्या करता है, तो ये वोल्टेज चेंज करता है। क्या करता है, वोल्टेज चेंज करने के काम आता है। ये क्या करता है, तो ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है। ये क्या करता है इलेक्ट्रोमीटर, तो इलेक्ट्रोमीटर क्या करता है, देखिए यहां पे इन्होंने क्या कहा, समझिएगा, यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तन। तो देखो ये जो काम करता है, सुनिए ध्यान से, ये इसको आप गलत, ये नहीं है। तो देखिए इसका जो मोटर का जो काम होता है, ठीक है, ये मैकेनिकल एनर्जी को नहीं चेंज करता। ये विद्युत ऊर्जा को, विद्युत ऊर्जा मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यांत्रिक ऊर्जा यानी मैकेनिकल एनर्जी में बदलता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। यानी जनरेटर, जनरेटर क्या करता है,
यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। शरीर के अमाशय और अन्य जो इंटरनल ऑर्गन्स है उनके एग्जामिन करने के लिए कौन सी तकनीक यूज की जाती है, जो कि है इंडोस्कोपी। ठीक है, कौन सी तकनीक यूज की जाती है, इंडोस्कोपी। किस घटना पर आधारित है, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर आधारित है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आंख के रेटिना पर बना बिंब, सॉरी यहाँ पे बिंब नहीं होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए, प्रतिबिंब, यानी इमेज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना ऑफ द आई इज। तो जो इमेज बनता है वो बनता है रियल एंड इन्वर्टेड। कैसा बनता है, रियल और इन्वर्टेड बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। निम्न में से कैमरा का कौन सा भाग मनुष्य की आंख के रेटिना के समान वर्क करता है। देखिए रेटिना पे होता क्या है, सपोज दैट ये आई है और यहाँ पे ये कॉर्निया है, तो यहाँ पे इसकी इमेज बनती है ऑब्जेक्ट की, ठीक, रियल एंड इन्वर्टेड। तो जैसे यहाँ पर बनती है, ठीक, वैसे कैमरे में क्या होता है, तो कैमरे में होती है फिल्म। आप देखे होंगे कि जो पहले के कैमरा आते थे, डिजिटल नहीं, जो पहले कैमरा आते थे उनमें रील पड़ती थी और उन्हीं में वो इमेज आ जाते थे। तो यहाँ पे जो फिल्म है ये किसकी तरह काम करता है, मनुष्य के आंख के रेटिना की तरह। अगर बात करें एपर्चर किस तरह काम करता है, तो एपर्चर को आप मान सकते हो प्यूपिल की तरह, किसकी तरह, प्यूपिल की तरह। और शटर को मान सकते हो आप आईलिड की तरह। जैसे शटर क्या करता है, कैमरे का ढक्कन लेंस को सुरक्षित रखता है, वैसे हम जब भी अपनी आंखें बंद कर लेते हैं ना, तो इसका मतलब हम अपने आई को प्रोटेक्शन दे रहे हैं। क्लियर है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मृग तृष्णा बनने का कारण क्या, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट कि मृग तृष्णा यानी मिराज बनने का क्या रीजन है, तो वो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता क्या है समझिएगा। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ये होता है कि मान लीजिए कोई डेंस मीडियम है, कोई रेयर मीडियम है, तो होता क्या है, किसी पर्टिकुलर एंगल पे आके ये गिरता है, लाइट किसी पर्टिकुलर एंगल पे आके गिरती है, और ये एंगल क्या होती है, आईसी, जिसको बोला जाता है क्रांतिक कोण। क्या बोला जाता है, क्रांतिक कोण। तो क्रांतिक कोण पर जब गिरती है तो ये इधर नहीं जाती है, उसी मीडियम में वापस लौट जाती है। ठीक है, तो इस घटना को क्या कहते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यह घटना क्या होती है, यह घटना होती है पूर्ण आंतरिक, ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये घटना कौन सी होती है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है। आप अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, शेयर नहीं किया ना, तो जल्दी से आप शेयर कर दो। ठीक है, जल्दी से आप शेयर कर दो। बड़ी मेहनत कर रहे हैं इतना, आप लोगों के लिए कंटेंट अच्छे ला रहे हैं। मान लीजिए आप ये 2-3 जो फिजिक्स के क्लासेस हैं और स्टैटिक जीके क्लासेस हैं, आप तैयार करेंगे ना, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। जब किसी माध्यम में प्रकाश का माध्यम का ताप बढ़ता है तो उस माध्यम में प्रकाश का वेग कोई फर्क नहीं पड़ता, रिमेन्स अनचेंज। एक्चुअल में बात ये है, लाइट की स्पीड मीडियम पे तो डिपेंड करती है, बट उसके टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती है। और अगर किसी भी मीडियम में माध्यम में प्रकाश की चाल निकालनी है, माध्यम में प्रकाश की अगर चाल बतानी है, तो v इक्वल टू लगाएंगे फार्मूला c अपॉन म्यू। म्यू क्या है, उसका उस मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। करें 1.5 मीटर लंबे व्यक्ति को अपने संपूर्ण प्रतिबिंब को देखने के लिए आवश्यक दर्पण की न्यूनतम लंबाई क्या होगी। सपोज दैट मेरी हाइट 6 फीट है और मैं अपनी इमेज को पूरा मिरर में देखना चाहता हूँ, तो मुझे कम से कम कितनी लेंथ का जो मिरर है वो लेना चाहिए, तो वो होना चाहिए हाफ। ठीक है, हाफ टाइम्स। तो हाफ टाइम्स का मतलब हो जाएगा यहाँ पे 0.75 मीटर। इतनी कम से कम उसको लंबाई का मिरर लेना चाहिए ताकि वो अपने इमेज को पूरी तरह देख पाए। अगला है, बढ़िया क्वेश्चन है, इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क कीजिए। कह रहे हैं कि यदि लेंस की क्षमता -2D है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो इसमें पहला टॉपिक ये याद रखना है कि लेंस की जो क्षमता होता है, लेंस की क्षमता का मात्रक, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है। क्या होता है, डायोप्टर होता है। क्लियर हो गई बात। ओके, जो एफ होता है वो होता है 100/d। ये भी बात में आपको याद रखना है। तो इससे किस में मिलता है, सेंटीमीटर में। तो यहां से 100/-2, तो यहां से आ जाएगा माइनस का 50 सेंटीमीटर, यानी माइनस का 0.5 मीटर। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा।
टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा, वहीं पर आपको ये सारी पीडीएफ मिलेंगे और कहीं नहीं। दूर दृष्टि दोष वाले आंख में तो समझिए दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष होता क्या समझिए। जो दूर दृष्टि होता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं, इसमें जो प्रतिबिंब होता है, क्या होता है, प्रतिबिंब, वो रेटिना के पीछे बनता है, रेटिना के पीछे बनता है। और जब निकट दृष्टि दोष होता है, ठीक है, निकट दृष्टि दोष जो होता है उसमें जो प्रतिबिंब बनता है, ठीक है, प्रतिबिंब जो बनता है वो रेटिना से पहले बनता है, रेटिना से पहले बनता है। और अगर बात करें तो इसको क्या बोलते हैं, फॉर साइटेडनेस, और इसको क्या बोलते हैं, फॉर साइटेडनेस या फिर हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, और इसको बोलते हैं मायोपिया, ठीक है। दूर दृष्टि के निवारण के लिए, बात ध्यान समझिएगा, दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए हम लोग कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं, और निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए कॉनकेव लेंस का यूज करते हैं। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा, क्योंकि दूर दृष्टि दोष है तो रेटिना के पीछे बनेगा, ठीक है, रेटिना के पीछे बनेगा। तो यहाँ पे लाइट रेस कन्वर्जेस बिहाइंड द रेटिना, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, रेटिना के पीछे बनता है। अगला क्वेश्चन मायोपिया में होता है, तो मायोपिया क्या होता है, तो ये भी समझ लीजिए, निकट दृष्टि दोष, ठीक है, निकट दृष्टि जिसको बोलते हैं मायोपिया, क्या बोलते हैं, मायोपिया, इसमें पास की वस्तुएं दिखाई देती हैं, पास की वस्तुएं, पास की वस्तुएं दिखाई देती हैं। अब बताइए, पास की वस्तुएं दिखाई देती है तो इसका वाला ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा, मतलब पास की वस्तुएं दिखाई देंगी, दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देंगी। इसका निकट दृष्टि दोष इसलिए नाम होता है क्योंकि ये रेटिना से पहले इसकी इमेज बना देता है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, कह रहे हैं कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक निर्वात प्रकाश सी और उस माध्यम में प्रकाश के बीच क्या संबंध है, तो अभी हमने बताया था कि v बराबर क्या होता है, सी अपॉन म्यू। तो बताइए म्यू बराबर क्या आएगा, सी अपॉन वी, सी अपॉन वी, यानी ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्न यंत्र से विद्युत धारा का मापन करते हैं। तो देखिए सबसे पहले वोल्ट मीटर से क्या मापते हैं, तो वोल्ट मीटर से विभवांतर नापते हैं, क्या मापते हैं, विभवांतर, यानी पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। एनेमोमीटर से क्या मापते हैं, तो वायु की गति, वायु की गति मेजर करते हैं। कंप्यूटर आपको मालूम ही है, और इसी से यही हमारा सही आंसर हो जाएगा, यानी वैद्युत धारा का मापन करते हैं, ठीक है। अच्छा एक बात और ध्यान रखिएगा कि जो धारा का मात्रक होता है, ठीक है, धारा का जो मात्रक होता है, यूनिट ऑफ करंट, ये क्या होता है, एम्पियर, ये क्या होता है, एम्पियर होता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, एक उत्तल दर्पण के सामने रखी वस्तु एक सीधी वस्तु का प्रतिबिंब होगा हमेशा। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो उत्तल दर्पण होता है, क्या होता है, उत्तल दर्पण, यानी कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, ये क्या करता है, हमेशा स्मॉल, इरेक्ट, ठीक है, इरेक्ट और वर्चुअल, इरेक्ट और वर्चुअल इमेज बनाता है। जैसे गाड़ियों में आपने साइड में शीशा देखा होगा, तो वहां भी कॉन्वेक्स मिरर का ही यूज होता है। तो काल्पनिक होगा, वर्चुअल होगा, स्ट्रेट होगा, बट स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट होगा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। सो वीडियो कैसा लगा आपको ये जरूर बताना है। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब बिना सब्सक्राइब नहीं जाना है, सब्सक्राइब करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है, और हमें इस बार एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए हर हाल में एक सीट पक्की करनी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।